हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 11th फिजिक्स में जो नया टॉपिक है आपका मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन मीन्स ऋजु रेखीय पथ पर गति। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और सेशन स्टार्ट करने से पहले डेली की तरह सबसे पहले अपने सेशन को शेयर करते हैं। तो चलिए मैंने जब सेशन को शेयर किया अपने टेलीग्राम ग्रुप ज्ञानांजलि फिजिक्स क्लासेस बाय प्रदीप सर, और आप भी अपने सेशन को मेरे साथ शेयर कर दीजिए और फिर चलते हैं अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, मतलब ऋजु रेखीय पथ पर गति। तो देखिए भैया, आज हम पढ़ेंगे इसमें कुछ टॉपिक्स हैं आपके मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ में, जैसे कि हमने पढ़ा हेडिंग पड़ी हुई है यहाँ पे आपके रेस्ट, मोशन, ए पार्टिकल आर ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो इन सब पर चर्चा करेंगे। ठीक है, डिटेल चर्चा करेंगे बिल्कुल। अब आप पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए कंसंट्रेट माइंड से। खास बात यह है फिजिक्स आपको कई बार मैं कह चुका हूँ, रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। ठीक है, चलिए आज चर्चा करते हैं। व्हाट इज अ रेस्ट मीन्स विराम, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? विराम। तो क्या है यह विराम या विरामावस्था? विराम या विरामावस्था। देखिए विराम या विरामावस्था पर चर्चा करेंगे तो मतलब कोई भी वस्तु अगर रुकी हुई है, तो देखिए अगर हम ये कहें कि निरपेक्ष विरामावस्था, तो वास्तव में इस ब्रह्मांड में या यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्युटली रेस्ट में नहीं है, मीन्स निरपेक्ष विरामावस्था में नहीं है। वजह यह है कि अगर हम ये कहें कि सर नहीं पृथ्वी के ऊपर हम बैठे हैं तो क्या हम विरामावस्था में हैं, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाती है, परिक्रमा करती है, मतलब पृथ्वी काहे में है? मोशन में है, गति में है। तो कोई भी चीज यहाँ पर निरपेक्ष विरामावस्था में नहीं है। तो हम बात किसकी करते हैं? सापेक्ष की बात करते हैं। तो यहाँ पर सापेक्ष पर अगर बात करेंगे, चलिए हम अगर ये कहें कि कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसा है जो किसी अनदर ऑब्जेक्ट यानी कि दूसरे वस्तु के रूप में या कोई स्थिर मान लेते, ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले चर्चा करते हैं कोई एक दूसरा सापेक्ष की जब बात करेंगे। चलिए मैं एक उदाहरण देता हूं। मान लेते यहाँ पर एक कोई स्कूल बना हुआ है, ठीक है, ये कोई स्कूल बना हुआ है। अब इस स्कूल के सापेक्ष अगर हम बात करें कि यहाँ से रास्ता लगा हुआ है, ये आपका रोड गया हुआ है, तो इस रोड पर ढेर सारे यात्री निकल के जा रहे हैं। तो चूंकि विद्यालय समय के सापेक्ष क्या है? उसी स्थिति पर फिक्स है ना, तो विद्यालय के सापेक्ष ये जो व्यक्ति यहाँ से निकल के जा रहे हैं क्या कहलाएंगे? गति अवस्था में कहलाएंगे, मोशन में कहलाएंगे। लेकिन अगर यही विद्यालय के सामने एक ठेला वाला नमकीन का ठेला लगाए हुए है, तो सुबह वो 8 बजे आता है और शाम 4 बजे तक खड़ा रहता है, मतलब समय बढ़ रहा है, लेकिन ठेले वाले की स्थिति नहीं बदल रही, ठेला वाला वहीं खड़ा हुआ है। तो हम इसे कहेंगे कि विद्यालय के सापेक्ष ठेला वाला स्थिर है या विराम में है या विरामावस्था में। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, एक बार फिर समझिएगा, यानी कि कोई भी वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है। क्या है? यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वह वस्तु गति या गत्यावस्था में कहलाएगी। लेकिन यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है तो हम उसे कहेंगे कि वह विराम या विरामावस्था में है। तो उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आया होगा। एक बार फिर विरामावस्था बताऊंगा। विराम या विरामावस्था क्या है? यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है उसे हम क्या कहेंगे? वह वस्तु विरामावस्था में है। अगर हम कहें D does not change with respect to time, मतलब अगर समय के सापेक्ष उसकी दूरी या स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वह कहलाएगी कि वह विराम या विरामावस्था में है। लेकिन अगर हम यह कहें कि कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वह क्या कहलाएगी? गति अवस्था में कहलाएगी। मतलब अगर डिस्टेंस चेंज हो रही है समय के सापेक्ष तो क्या कहेंगे? वह गति या गत्यावस्था में है। अब ये बात क्लियर है? विरामावस्था किसे कहेंगे? गत्यावस्था किसे? यहाँ पर हम बात सापेक्ष करते हैं, ध्यान दीजिएगा। निरपेक्ष विरामावस्था में कोई भी वस्तु नहीं है, यानी एक स्थिर वस्तु के सापेक्ष या समय के सापेक्ष हम अध्ययन करेंगे। तो यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपने स्थिति में परिवर्तन नहीं करती तो उसे कहेंगे कि वह गत्यावस्था में है। और यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन, सॉरी एक मिनट गौर कीजिएगा, यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती तो वह वस्तु विराम या विरामावस्था में कहलाएगी। इसके विपरीत यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वह वस्तु गति या गत्यावस्था में कहलाएगी। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे।
ए पार्टिकल और पॉइंट ऑब्जेक्ट यानी कोई कण या बिंदुवत वस्तु, पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब बिंदुवत वस्तु, समझिएगा वह वस्तु क्या है, वह वस्तु जिसका आकार, वह वस्तु जिसका आकार नगण्य हो, ध्यान दीजिएगा, वह वस्तु जिसका आकार नगण्य हो बिंदुवत वस्तु कहलाती है। नोट करते जाइएगा, वह वस्तु जिसका आकार नगण्य हो बिंदुवत वस्तु कहलाती है। और इसमें अगर समझिएगा यदि वह वस्तु गतिमान है तो समझिएगा अगर वह वस्तु गतिमान है तो ध्यान दीजिएगा उसके आकार की तुलना में जो उसकी स्थिति में परिवर्तन हो वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। मान लेते हैं, देखिए एक ये कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, अगर इसने थोड़ा सा यहां से यहां तक गति की, इसके आकार की तुलना में ये जो स्थिति में परिवर्तन है बहुत कम है। लेकिन अगर हम इसकी बात करेंगे, बिल्कुल छोटा सा पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसको और यहां से यहां तक ले गए तो ये इसकी स्थिति परिवर्तन हुई और आकार तो उसका होता कम है, मतलब इसके स्थिति में परिवर्तन की बात करें तो आकार की तुलना में बहुत ज्यादा है। मतलब वह वस्तु, अगर गतिमान वस्तु की बात करेंगे तो वह वस्तु जिसके स्थिति में परिवर्तन आकार की तुलना में बहुत अधिक हो उसे हम क्या बोलते हैं, बिंदु वस्तु। संक्षेप में अगर एक लाइन में बात करें तो क्या कहेंगे, वह वस्तु जिसका आकार नगण्य हो बिंदुवत वस्तु कहलाती है। क्लियर? चलिए अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे, वो क्या है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस या निर्देश तंत्र जिसे कहते हैं। भैया यह एक ऐसा निकाय है, समझिएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करती है, एक निकाय है, सिस्टम है, निकाय निर्देशांक निकाय। तो यह एक ऐसा निर्देशांक निकाय है जिसके सापेक्ष हम किसी वस्तु की या किसी ऑब्जेक्ट की, कोई कण की स्थिति एवं गति का निर्धारण करते हैं। समझिएगा यह है एक ऐसा निर्देशांक निकाय है। निर्देशांक निकाय मतलब क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, समझिएगा। यह एक ऐसा निर्देशांक निकाय है जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति एवं गति का निर्धारण करते हैं। समझिएगा, ठीक है। यह एक ऐसा निर्देशांक निकाय है जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति एवं गति का निर्धारण करते हैं। क्लियर? ये था आपका रेस्ट, मोशन, फिर आपने पढ़ा ए पार्टिकल और पॉइंट ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आपने पढ़ा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहां तक क्लियर है? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आपने मोशन में गति पढ़ा, तो अब जरा गतियों के प्रकार की बात कर लें। गतियां मुख्य रूप से 3 प्रकार से हो सकती हैं। एक तो आपका वन डायमेंशनल मोशन, यानी कि एक विमीय गति, वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन का मतलब एक विमीय गति। और तो चलिए चर्चा करेंगे कि आखिर ये वन डायमेंशनल मोशन क्या है, एक विमीय गति क्या है। देखिए एक विमीय गति क्या होती है भैया, एक विमीय गति वह गति होती है जो किसी सरल रेखा के अनुदिश होती है। क्या होती है? ऐसी गति जो किसी सरल रेखा के अनुदिश हो। बिल्कुल शार्ट में और सरल शब्दों में समझिए, एक ऐसी गति जो किसी सरल रेखा के अनुदिश हो। समझिएगा, एक ऐसी गति जो किसी सरल रेखा के अनुदिश हो उसे हम क्या बोलते हैं। अब सरल रेखा अनुदिश की बात करें तो या तो वो एक्स अक्ष के अनुदिश हो सकती है, या तो वाई अक्ष के अनुदिश, या तो जेड अक्ष के अनुदिश, किसी के अनुदिश भी हो सकती है। उसे हम क्या बोलेंगे, एक विमीय गति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक विमीय गति। एक बार फिर समझेंगे, ऐसी गति जो किसी सरल रेखा के अनुदिश हो, या तो एक्स अक्ष के अनुदिश हो, या तो वाई अक्ष के अनुदिश हो, या तो जेड अक्ष के अनुदिश हो, तो उसे हम एक विमीय गति कहते हैं। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं टू डायमेंशनल मोशन, यानी कि द्विविमीय गति। टू डायमेंशनल मोशन मीन्स द्विविमीय गति। ये क्या होता है? एक ऐसी गति होती है जो किसी समतल में होती है। समतल या तो एक्स वाई समतल होगा, या तो वाई जेड होगा, या तो जेड एक्स होगा। 3 ही समतल होते हैं ना। तो यह एक ऐसी गति होती है जो किसी समतल में होती है, और खास बात इसकी ये होती है किसी भी अक्ष के समांतर नहीं होती है। लिखिएगा, ऐसी गति जो
किसी समतल में, किसी समतल, समतल कैसा हो सकता है, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन या जेड एक्स प्लेन, समतल में हो किंतु किसी भी अक्ष के समांतर ना हो, उसे द्विविमीय गति कहते हैं। अब द्विविमीय गति या टू डायमेंशनल मोशन क्या है, एक ऐसी गति जो किसी समतल यानी एक्स वाई या तो वाई जेड या तो जेड एक्स प्लेन में हो किंतु किसी भी अक्ष के समांतर ना हो, ऐसी गति को हम क्या बोलते हैं, द्विविमीय गति कहते हैं। अब बात करेंगे थ्री डायमेंशनल मोशन या त्रिविमीय गति। थ्री डायमेंशनल मोशन या त्रिविमीय गति, ये क्या होती है थ्री डायमेंशनल मोशन? इसकी खास बात ये होती है, यह ना तो किसी समतल में होती है और ना ही किसी अक्ष के समांतर होती है। ऐसी गति क्या है, ऐसी गति जो ना तो किसी समतल में हो, ना तो किसी समतल में हो और ना ही किसी अक्ष के समांतर हो। ध्यान दीजिएगा, ऐसी गति जो ना तो किसी समतल में हो और ना ही किसी अक्ष के समांतर हो, उसे हम क्या बोलते हैं, त्रिविमीय गति कहते हैं। क्लियर? चलिए अभी जो थोड़ा सा डाउट होगा आपको वो भी क्लियर कर देते हैं उदाहरण के द्वारा। ठीक है, आपने पढ़ा, अब तीनों गतियों के उदाहरण देख लीजिए क्या होते हैं। जिससे अगर हम एक विमीय गति की बात करें, सुनिएगा, तो एक विमीय गति में हमने क्या पढ़ा है, यह एक सरल रेखीय गति होती है। इसका उदाहरण जो होगा फर्स्ट का एक विमीय गति का, तो अगर हम बात कहें रेलगाड़ी की गति, रेलगाड़ी की गति, आखिर हमने रेलगाड़ी का एग्जाम्पल ही क्यों लिया, क्योंकि आप जानते हैं रेलगाड़ी पटरियों पर चलती है और पटरियां सरल रेखा में होती हैं, यानी एक निश्चित दिशा में ही अगर कोई गति हो रही है, वो भी आपकी किसी अक्ष के समांतर, से क्या बोलेंगे, एक विमीय गति का अच्छा सा एग्जाम्पल है रेलगाड़ी गति। एक और एग्जाम्पल देखते हैं एक विमीय गति का, मुक्त रूप से गिरते पिंड की गति, मुक्त रूप से गिरते ऊर्ध्वाधर पिंड की गति। आप समझिएगा, अगर कोई ऊपर से पिंड गिर रहा है मुक्त रूप से नीचे की ओर, तो उसकी गति भी क्या होगी, एक विमीय गति। क्यों? ऊपर से वो जस्ट नीचे की ओर आ रहा है, फ्री फॉल हो रहा है, मुक्त रूप से गिर रहा है, तो वह आपका जेड अक्ष के अनुदिश आ रहा है। ठीक है, क्या है, वह आपका जेड अक्ष के अनुदिश आ रहा है। हमने वैसे भी कहा है कि या तो एक्स अक्ष के अनुदिश हो, या तो वाई अक्ष के अनुदिश हो, या तो जेड अक्ष के अनुदिश हो, तो उसे क्या बोलते हैं, एक विमीय गति बोलते हैं। अब जरा चर्चा करते हैं द्विविमीय गति के बारे में। इसका उदाहरण क्या होगा? हमने कहा द्विविमीय गति क्या होती है, समतल में होती है लेकिन किसी अक्ष के अनुदिश नहीं होती है। अगर हम बात करें किसी कार की टेढ़ी मेढ़ी गति, क्या टेढ़ी मेढ़ी गति, टेढ़ी मेढ़ी, इसे बोलते हैं जिग जैग मोशन। ठीक है, अगर कोई कार है निश्चित दिशा में न चल करके इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी दिशा में गति कर रही है, उसे बोलेंगे हम द्विविमीय गति का उदाहरण। ठीक है, अब बात करते हैं त्रिविमीय गति का। इसका मुझे लगता है सब लोग अब दिमाग में लगा चुके होंगे आंसर, सर जी एरोप्लेन की गति या हेलीकॉप्टर की गति, क्या बोलेंगे, हवाई जहाज। हवाई जहाज की अगर बात करें तो हवाई जहाज की क्या कहलाएगी, त्रिविमीय गति कहलाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें अगर हवाई जहाज की हम निर्देशांक निकाय की बात करें, उसकी स्थिति बताना चाहते हैं, तो वह एक्स अक्ष में भी होगा, वाई अक्ष में भी होगा, जेड अक्ष में होगा, मतलब किसी अक्ष विशेष पर नहीं होगा, ना ही किसी प्लेन विशेष पे होगा, तो उसकी गति को हम क्या बोलेंगे, त्रिविमीय गति। ये तीनों के उदाहरण थे, इनसे बेहतर समझने का प्रयास कीजिएगा। और हाँ, क्वेश्चन ऐसे अगर आए तो उनको पहले ये गौर करना होगा ये किस रेखा में गति कर रहा है, मतलब वन डायमेंशन का एग्जाम्पल है कि टू डायमेंशन का है कि थ्री डायमेंशन का। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में आप डिस्कस करेंगे डिस्टेंस यानी कि दूरी, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, स्पीड यानी कि चाल, वेलोसिटी यानी कि वेग, और इन सभी पर अंतर करते हुए चर्चा करेंगे। तो अगर वीडियो आज का पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और सभी दोस्तों ध्यान दीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि आपके अन्य मित्र जो आज भी हमारे इस प्रोग्राम से वंचित हैं, तो वो भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सके। इस लॉकडाउन पीरियड में हमारा जो आपके लिए प्रयास है, उसको आप भी सफल बनाने का काम करें।
और चलिए नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे दोस्तों को बाय बाय।